सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आप सभी का स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहारा के रिपोर्टर। देखिए हमारी एक खास पेशकश दंगल 2022। और आज बात करेंगे प्रयागराज सीट की। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 बीजेपी, 1 अपना दल, 2 बीएसपी और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। प्रयागराज शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योगी सरकार ने सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, कई फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। इसके साथ ही 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन कर प्रयागराज की महिमा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बताई गई है। इस बार बीजेपी का सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी से है और ऐसे में इस बार प्रयागराज के लोगों के दिल में क्या है ये जानने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें 8 में बीजेपी है और 1 में अपना दल है और 2 में बीएसपी है और 1 में समाजवादी पार्टी है। और इस बार जिस तरह बीजेपी ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी विकास किया है, आप देख सकते हैं जो प्रयागराज है वो स्मार्ट सिटी के रूप में पूरा विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले के दौरान तमाम काम हुए हैं। जो कुंभ मेला पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना गया। इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक फ्लाईओवर बना, उससे जाम की समस्या खत्म हुई और तमाम अन्य फ्लाईओवर बने। यहाँ तक कि जो प्रयागराज से बनारस तक का रास्ता है वो हाईवे पूरा बना, तो उससे बहुत ही सुगम सफर हो गया। आप देख सकते हैं पूरा सिविलाइंस इलाका है और ये जो प्रयागराज सड़क भी काफ़ी चौड़ी यहाँ पर की गई है। तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज का हो रहा है। और ये डेवलपमेंट लगातार जो बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, वो लगातार कर रही है। और प्रयागराज अगर देखा जाए जो पहले काफ़ी एक बहुत ही छोटे रूप में दिखता था, बहुत ही बड़े रूप में दिखता है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो इमारतें हैं, तमाम उसमें एक थीम भी रखी गई इमारतों में और पूरे शहर को सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा शहर है एक अपने आप में अलग शहर दिखता है। और कुंभ नगरी होने के नाते यहाँ पर देश विदेश की निगाह ही नहीं रहती है, जबकि पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। और प्रयागराज में जिस तरह बीजेपी कार्य कर रही है उससे लगता है बीजेपी यहाँ पर अच्छा वोट यहाँ पर उसको मिलेगा और यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज से। प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, 2022 का जो ये विधानसभा चुनाव है ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इस बार सामने आ रही हैं। और मजे की बात देखिए कि 8 जो सीटें हैं, टोटल 12 सीटें हैं विधानसभा की प्रयागराज में, लेकिन जो 8 सीटें हैं वो अभी बीजेपी के खाते में है। बीजेपी के लिए क्या मूड है जनता का, समाजवादी पार्टी के लिए क्या मूड है जनता का, क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टियों की आपसी टक्कर मानी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। जनता का मूड, जनता का रुझान सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह प्रयागराज में काफी काम हुआ है, क्योंकि 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था, दिव्य और भव्य कुंभ मेला था, इसमें पूरे देश के लोग और पूरे विश्व के लोग आए थे। काफी चर्चा हुई थी प्रयागराज को लेके। तो प्रयागराज एक विश्व के नक्शे में अगर देखा जाए आ चुका है और यहाँ के लोग जिस तरह विकास से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से बात होती रहती है, लगातार यहाँ पर सड़कों का सौंदर्यीकरण है, सड़कों का चौड़ीकरण है। जगह जगह सड़कों में तमाम गमले तक लगाए गए हैं, बीच में जो रोड है और वहां पर तमाम वृक्ष लगाए गए हैं और पूरे शहर को हरा भरा किया गया है। और जो तमाम सुविधाएं हैं प्रयागराज में वो यहाँ पर दी जा रही हैं। और यहाँ तक कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, तो वो पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनका सड़कों में अगर देखा जाए कहीं गड्ढे नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि जो प्रयागराज से लेके बनारस तक का सफर है बहुत सुगम हो गया है, क्योंकि रास्ते भर में अगर देखा जाए तमाम फ्लाईओवर बन गए हैं। और जो पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे
प्रयागराज से बनारस के सफर में, लेकिन अब वहीं पर 2 से ढाई घंटे में लोग प्रयागराज से बनारस पहुंच जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का सफर भी काफी सुगम हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत काम हो रहा है और पब्लिक ये काम देख रही है और कहीं ना कहीं उसका मूड बीजेपी की तरफ दिख रहा है। लेकिन एक बात और भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार वो तमाम जो बीजेपी की योजना है उसमें कमियां बता रही है, तो उसको लेकर भी एक धड़ा जो पब्लिक का है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सुशील, बिल्कुल देखिए, विकास के नाम पर हमेशा जनता वोट देती आई है और अब भी 2022 में भी विकास के नाम पर ही जनता वोट देगी। लेकिन अगर हम प्रयागराज के क्षेत्रीय मुद्दे देखें तो वो क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें सोचकर जनता जाएगी और वोट देगी? क्योंकि अभी हाल ही में टीटी एग्जाम हुआ था और टेट का वो एग्जाम लीक हो गया था। तो आज के यूथ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये खराब चीज है, क्योंकि पेपर लीक हो गया। बच्चा हमेशा से प्रिपरेशन करता है और वो पेपर लीक हो जाए तो कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। हालांकि एग्जाम डेट जरूर यहां पर आ गई है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन आज की अगर यूथ की बात करें तो क्या सोचती है वो? बिल्कुल, जो प्रयागराज शिक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी है, तमाम अन्य एसएससी का तमाम अन्य ऑफिस भी यहाँ पर शिक्षा के हैं। तो अगर देखा जाए जिस तरह पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद काफी मायूसी छात्रों में थी। वो लोग काफी दूर दूर से आए थे, एक दिन पहले यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने होटल में कमरा भी लिया था, अगले दिन एग्जाम देने गए, पेपर आउट होने पर काफी मायूस दिखे। लेकिन योगी सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने ये पेपर आउट किया है तो उनका कहना यह है कि योगी जी का कि हम उनका जो घर है वो नेस्तनाबूद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, उन पर गैंगस्टर लागू करेंगे। इससे थोड़ा छात्रों में राहत है कि कम से कम जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सोचते हैं कि जो इस तरह जो नकल माफिया है, जो नकल कराने वाले लोग हैं, वो कम से कम अब ये काम नहीं करेंगे। और शिक्षा का केंद्र होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पहले तमाम परीक्षाएं होती थी उसको लेके तमाम यहाँ पर आंदोलन होते थे, बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन हुए हैं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व जो अध्यक्ष थे अनिल यादव, उनको लेकर लोग हाईकोर्ट तक गए, तमाम आंदोलन हुआ, तो उसमें उनको हटाना तक पड़ा। लेकिन अब जो स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरह काम कर रही है और यहाँ पर लगातार कोई आंदोलन इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो छात्रों में ये लगता है कि छात्र सोचते हैं कि अब कम से कम जो भी एग्जाम होगा तो उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और उसमें नकल माफिया हावी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज सीट की, विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो एक बड़ा चेहरा वहां से आते हैं, डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जो कि ओबीसी के नेता भी माने जाते हैं। तो क्या इस बार जातीय समीकरणों पे भी खेल देखा जाएगा प्रयागराज में? बिल्कुल, जाति समीकरण हर पार्टी जाति समीकरण को लेकर चलती है। अगर देखा जाए ओबीसी का जो बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और पूरे प्रदेश में उनका नाम है और वो काफी काम भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए ओबीसी वर्ग उनके साथ में खड़ा हुआ है। जो तमाम दलित वर्ग की अगर बात करें और तमाम जो ब्राह्मणों की बात करें, तो जैसे ब्राह्मणों की बात करते हैं तो ब्रजेश पाठक लखनऊ में है, ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। तो तमाम इस तरह के जो वर्ग हैं वो उनको रिझाने का काम चल रहा है। लगातार जो नेता है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के नेता हों, लगातार प्रयागराज आ रहे हैं और अपने अपने जो समीकरण उनको सामने में लगे हुए हैं। तो ये समीकरण भी यहाँ पर चुनाव में काम करेगा। अगर दो बड़ी पार्टियों की बात करें प्रयागराज सीट के लिए तो दो कौन सी बड़ी पार्टियां हैं? हालांकि 2 बीएसपी की सीट है, 8 बीजेपी की सीट है, एक अपना दल की सीट है और एक पे एसपी है। तो अगर दो पार्टियों को कहें कि इन दो में टक्कर हो सकती है प्रयागराज सीट पर, कौन सी वो दो पार्टियां? बिल्कुल, पिछली बार अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। सिर्फ एक करछना विधानसभा सीट थी जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर देखा जाए बीएसपी ने 2 सीट यहाँ से जीती थी, तो बीएसपी इस बार कितना कर पाएगी, इसको लेके तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बीएसपी कुछ अगर देखा जाए तो साइलेंट दिख रहा है, उसका वोटर साइलेंट दिख रहा है, वो भी साइलेंट दिख रही है, पार्टी भी साइलेंट दिख रही है। तो इसको लेके लोगों के जहन में यही आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की टक्कर बीजेपी से है। और इतना जरूर है कि जो और भी पार्टियां लगातार यहाँ लगी हुई हैं, प्रियंका गांधी लगातार 4 बार यहाँ पर आ चुकी हैं और वो लगातार यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित किए हुए हैं। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन ढूंढने की प्रयागराज में कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ से लोकसभा सीट से चुनकर गए थे फूलपुर से, और इसके अलावा इंदिरा गांधी की जन्मस्थली यहाँ पर है। कांग्रेस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा वजूद था, आनंद भवन यहाँ पर है, स्वराज भवन यहाँ पर है। तो इसको देखते हुए प्रियंका गांधी लगातार प्रयागराज के कांटेक्ट में यहाँ के लोगों से मिल रही हैं। यहाँ पर एक बच्ची से भी मिली थी और एक नाविक से मिली थी, और इसके अलावा जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें लगातार प्रयागराज आ रही हैं।
बिल्कुल। तो देखिए, प्रियंका गांधी भी इस बार काफी तत्पर दिख रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी बहुत तत्पर हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में इस बार जो है वो 8 सीटें हैं पहले से। लेकिन अब जो 12 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें कौन सी पार्टी कितना कब्जा जमाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। अगली ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ बने रहें सुशील। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। उससे भी तो समझना चाहिए ना। अरे ये क्या कर रही है? अपने लिए कुछ बचाई हो कि नहीं कि सब हमको ही परोसे दे रही है? चिंता मत करिए, इतना बचाए कि अभी कोई मेहमान भी आ जाए ना तो वो भी भूखा ना जाएगा। हमारे घर से कोई भूखा ना जाएगा, ये बात कहने लायक हम बस इसी सरकार की वजह से हो पाए। गरीब की थाली में रोटी बनी रहे और उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये सिर्फ इसी सरकार ने सोचा है। कोरोना में कोटे से अगर अनाज मुफ्त में नहीं मिलता तो बच्चे तो भूखे ही मर जाते। काम धंधा सब बंद थे, फिर भी मनरेगा की मजदूरी मिली, ऐसे में कमाई चलती रही। इस मुसीबत की घड़ी में भी इस सरकार ने हमारा हाथ थामे रखा। गरीब को अनाज लौटा दिया, किसान का सिरजामा, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया सा। काम किया दमदार है, माफियाओं का बंटाधार है, सरकार जो पहले चलाते थे वो गुंडे सभी बेकार है, वो गुंडे सभी बेकार है। कब्जे अवैध सारे ढहाए हैं, इमागिल के ठिकाने लगाए हैं, दिल्ली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, भी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो प्रयागराज में 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार जनता के मन में क्या है और क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, इस बार के क्या है चुनावी मुद्दे, प्रयागराज संवाददाता सुशील तिवारी ने जनता के मन को बखूबी टटोला है। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि योगी सरकार किस तरह प्रदेश में काम कर रही है और साथ में लोग क्या उम्मीद करते हैं। मैं हूं जाने माने सर्जन डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब के घर पर इसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, योगी सरकार किस तरह काम कर रही है, क्या कहना है, बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल। इस समय हम योगी सरकार के कार्य से बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि जब हम ये पिछले 5 साल होने वाला है तो उस समय जब आई थी योगी सरकार तो हमारा प्रदेश बहुत से अराजक तत्वों से घिरा हुआ था। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और हम लोग भी थोड़ा सा असुरक्षित फील कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 4.5 साल हो गए हैं, आज तक उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और भले समाज में कुछ लोग इसको
दूसरी तरह से ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों के आपस में सब बहुत अच्छे से भाईचारे से रह रहे हैं। और हमारी महिलाएं बहनें सब रात में भी घूमती हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग सेफ्टी हैं। जो कि पहले ज़माने में रात में महिलाएं घूमती नहीं थी, या हम लोगों के लिए भी अपहरण के केसेस होते थे, वो सब बहुत कम हो गए हैं, शायद ही कभी कभी सुनाई देता था। कोरोना की बात करें, आप डॉक्टर हैं, कोरोना में क्या स्थिति रही योगी सरकार के कार्यकाल में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। योगी सरकार का इसमें बहुत ही अच्छा रहा। इस समय जैसा कि आप लोगों को पता है कि करीब 12 से 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए, जो कि किसी भी प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में हम लोग सबसे टॉप पे चल रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है और हम लोगों के रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इस समय सबसे अच्छी रेट पे चल रहे हैं, मतलब कि हमारे यहाँ मरीज तो हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन जानें बहुत कम गई हैं। ये हम लोगों के योगी सरकार के उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हमारा भी अस्पताल कोविड अस्पताल था, शहर के करीब 10 से 12 अस्पताल कोविड अस्पताल थे। वो रोज़ जूम मीटिंग लेते थे, वो खुद भी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन बेचारे वो अपना कर्तव्य से नहीं हटे और जूम मीटिंग करते रहे। हम लोगों की प्रशासनिक लोगों की डीएम के साथ मीटिंग होती रहती है और किसी भी दवा को या किसी भी एम्बुलेंस की कभी कोई कमी नहीं होने दी, जिसकी वजह से शायद हम लोग आज तक सुरक्षित हैं। हाँ, ये थोड़ा दुख जो हुआ कि कुछ लोग हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन इस महामारी में जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया बहुत ही सराहनीय रहा। हम उनके बहुत आभारी और हमारे मेडिकल फैटेंसी बहुत ही अच्छा उनके कार्यकाल में किए, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में डॉक्टर आर.के. अग्रवाल साहब की पत्नी प्रीति अग्रवाल जी, जो कि जानी मानी समाज सेविका है शहर की। आप क्या कहेंगी, तो योगी सरकार का जो कार्यकाल है अभी तक जो चल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? योगी सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि अभी हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ हुआ है थोड़े दिन पहले, तो उसकी वजह से सारी एक तो सड़कें वगैरह बहुत अच्छी और इतना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है शहर का कि जो भी कोई आता है तो सबसे पहले उसके हर चौराहे पे जाके उसको देखता है कि यहाँ पर क्या क्या महाभारत के सीन और बहुत ही अच्छे अच्छे तरह तरह के उसमें बनाए गए हैं। हर चौराहा सुंदर बना दिया है और शहर की जो व्यवस्था है सड़कों की वो भी बहुत अच्छी हुई है। और कुंभ का जैसे कि आयोजन हुआ है, कुंभ में सबसे पहले तो कि इतना अच्छा कुंभ हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। उसमें हर प्रदेश का इतना सुंदर उसका पंडाल लगा हुआ था और इतनी सुंदर ट्रैफिक की व्यवस्था थी, इतने सुंदर उसमें कुड़िया की व्यवस्था थी। कोई भी घूमने जाता था तो वो मतलब चकित रह जाता था। इतना सुंदर आयोजन कुंभ का प्रशासन ने और योगी सरकार जी ने किया है, उसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। और हम लोग भी वहाँ पर रुके रात में, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। कोई वहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की वहाँ परेशानी नहीं थी। सब लोग बहुत अच्छे से कुंभ इस बार का रहा। और जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी वर्किंग स्टाफ हैं, सबको हम लोगों ने वैक्सीन लगवा दी है और प्रथम चरण में ही हम लोगों के यहाँ सबकी वैक्सीनेशन हो गया है। तो मेरे साथ में उनके पारिवारिक सदस्य भी हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी। आप क्या कहेंगे कि उनकी जिस तरह महंगाई की बात करें और तमाम उनके कार्यों की बात करें योगी जी की, क्या कहेंगे? जी बस इतना कहेंगे कि बीइंग अ कॉमन मैन हम लोग हेल्थ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एंड आई एम श्योर कि लास्ट 4 ईयर्स में योगी जी ने ये सब चीज़ पूरा किया है। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करें तो अभी सर ने जैसे बताया कि उन्होंने हेल्थ में कोविड में कैसे मैनेजमेंट किया। अगर आप एजुकेशन की बात करिए तो देखिए अभी भी कितने भी प्राइमरी टीचर्स और सेकेंडरी टीचर्स की उन्होंने जो भर्ती काफ़ी सालों से रुकी थी उन्होंने उसको पूरा किया है। फिर ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना हम जरूर बोलेंगे कि जो यूपी पहले बीमारू राज्य में आता था, आज वो एक डेवलप राज्य में हो रहा है और शायद इसका पूरा क्रेडिट योगी सरकार को ही देना चाहिए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब के पारिवारिक मित्र हैं लालू मित्तल जी, जो कि दवा के बहुत बड़े व्यवसायी यहाँ के शहर के हैं। उनसे जानेंगे कि लालू मित्तल जी, जिस तरह तमाम बातें सामने आती हैं, महंगाई की बात भी सामने आती है, तमाम योगी जी के अच्छे कार्यकाल की बात सामने आती है, तो आप कितना संतुष्ट हैं योगी सरकार से? देखिए, हम लोग तो मुख्य रूप से व्यापारी हैं और व्यापारियों की एक अलग समस्याएं होती हैं। हम ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी जी ने काम अच्छा किया है, लेकिन व्यापारी इस कोरोना काल में बहुत व्यथित रहा। हमारा व्यापार और हम सभी लोग बहुत परेशान रहे और कोविड ने जिस तरीके से व्यापारियों को तोड़ा है ये किसी से छुपा नहीं है। एक व्यापारी
कहाँ से अपने व्यापार चलाएगा, कहाँ से EMI देगा, कहाँ से अपने स्टाफ की सैलरी देगा, तो तमाम सी समस्याएं थी। लेकिन इसके लिए मैं कोई सरकार को या किसी को दोष नहीं देना चाहता। ये तो एक महामारी थी और वैश्विक महामारी थी और जो सारे विश्व में थी, तो फिर भी जो इनका मैनेजमेंट था, जो इन्होंने कंट्रोल किया, वो बहुत अच्छा था। और जहाँ तक लोगों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, कुछ रेमडेसिविर की वजह से हुई, तो ये देखिए किसी भी सरकार का कोई वो नहीं है और किसी को भी नहीं मालूम होता कि अचानक से इतनी बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन की या इन सब चीज़ों की पड़ जाएगी। लेकिन सरकार ने अपना प्रयास किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे हैं। बाकी हम ही अगर कहें कि मान लीजिए कि हम किसी के यहाँ भी अगर टॉयलेट की बात करें तो नॉर्मली 2 या 3 टॉयलेट होते हैं और उनके पारिवारिक सदस्य 10 हैं, तो कोई अगर कहे कि 10 टॉयलेट क्यों नहीं बनाया, तो ये तो वही बात हो गई कि किसी को तो मालूम नहीं है ना कि एक साथ सभी को आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने किया और अब जिस तरीके इन लोगों ने, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जगह जगह पे ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए हैं, वो एक बहुत संतोषजनक है। और जहाँ तक व्यापार की बात है तो व्यापारी बहुत व्यथित रहा है, उससे कोई सरकार से कोई बहुत ज़्यादा इसको लाभ नहीं मिला, इसका हमें ज़रूर अफसोस रहेगा। और बाकी अगर क्राइम पे देखें तो माफियाओं को इन्होंने कंट्रोल किया और प्रत्येक शहर में माफियाओं को इन्होंने नेस्तनाबूद करने का जो काम किया है, उससे व्यापारियों में एक बहुत सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। क्योंकि आए दिन व्यापारी जो डरा रहता था वो गुंडे, बदमाश, माफिया वसूली से, वो इस सरकार में नहीं हुआ। इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और इसमें मुझे संकोच नहीं है कि मैं योगी सरकार की तारीफ करूँ। बाकी अगर देखिए भय मुक्त अगर वातावरण होगा, साम्राज्य रहेगा, तो व्यापारी भी भय मुक्त होकर काम करेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ता है। तो इसमें ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी कुछ गवर्नमेंट की जो दिक्कतें हैं, जो हम व्यापारी बहुत परेशान होते हैं, कुछ अव्यावहारिक नियम हैं, वो हम लोग समय समय पर गवर्नमेंट के संज्ञान में लाते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि उस पर या तो हम लोगों की बात ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है। बाकी अगर हम देखें तो योगी जी या मोदी जी के किसी उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पे सोच में कोई कमी है। नीचे ही कहीं से प्रॉब्लम आती है जिसमें व्यापारी परेशान होता है। पोर्टल वगैरह की प्रॉब्लम है, हमारे GST की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से बाकी संतोषजनक है और हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं। बाकी सरकार से भी कहते हैं कि हमारे व्यापारियों पर भी विशेष ध्यान दें और व्यापार से ही सब कुछ चलता है। हम व्यापारी दूरी है अर्थव्यवस्था की, तो बस मेरा यही कहना है। लालू मित्तल जी के बेटे भी हैं, युवा हैं और आप स्टडीज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से, क्या क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करे युवाओं के लिए? जी, पहले तो डेवलपमेंट मैंने देखा है काफ़ी हुआ है शहर में और जो क्राइम रेट था काफ़ी घट गया है क्राइम रेट। इससे आगे की यूथ और सब लोग बहुत सेफ फील करने लगे हैं। और जैसा कि मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ तो योगी सरकार यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बना रही है यूपी में, तो उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि दूसरे स्टेट में जाके हम लोग को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, भाषा भी चेंज हो जाती है बहुत। लेकिन यहाँ पे अब बन रही है तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत अच्छी है, तो फिर सब लोग अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। तो जिस तरह कह रहे हैं कि योगी सरकार है काफ़ी प्रयास कर रही है, चाहे युवा हों चाहे व्यापारी हों, और तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। कोविड काल में योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज।